एपिसोड 1 to 10, अध्याय 1, सोता हुआ खलनायक। क्या हो रहा है? वह अभी तक क्यों नहीं जागी? वरिष्ठ नौकरानी कमरे में आई और जोर से चिल्लाई, जिससे युवती नौकरानी जो महिला के बिस्तर के पास बैठी थी, डर के मारे चौंक गई और कांपने लगी। जो लड़की अपनी नौकरानी की देखभाल कर रही थी और उसके तपते बदन को ठंडे पानी में भीगे तौलिए से रगड़ रही थी, उसने जल्दी से तौलिया हटा दिया और वरिष्ठ नौकरानी का अभिवादन करने के लिए खड़ी हो गई। वरिष्ठ नौकरानी, मैडम, उसका बदन अभी भी तेज बुखार में तप रहा है। मैंने उसके बदन पर ठंडे तौलिए से मालिश भी की, लेकिन उसने अभी तक आंखें नहीं खोली हैं। लड़की ने कांपती आवाज में समझाया। उसकी पत्नी को 2 दिन हो गए हैं, तेज बुखार में तप रहा है, लेकिन किसी ने उसे डॉक्टर को बुलाने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि उनके अनुसार यह पैसे और ऊर्जा की बर्बादी होगी। वह पिछले 2 दिनों से बिस्तर पर पड़ी है और 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं जब से उसने आंखें खोली हैं और तब से बेहोश है, जिससे वह परेशान है। युवा नौकरानी जियाओवेई ने बड़ी नौकरानी के हाव भाव देखने के लिए सावधानी से अपना सिर उठाया और उसके भावहीन ठंडे भाव देखकर घबराहट से हाँफने लगी। हालांकि उसके सामने खड़ी महिला भी एक नौकरानी है, फिर भी घर की सभी नौकरानियों में उसका दर्जा सबसे ऊंचा है, क्योंकि वह घर की मालकिन की सेवा करती है। घर की वर्तमान स्वामिनी भगवान की दूसरी पत्नी है। वह एक युवा और सुंदर स्त्री है जिन्होंने अपने अप्रतिम सौंदर्य से उन्हें मोहित कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है और घर की उत्तराधिकारी बनी है, जो पिछली स्वामिनी नहीं कर सकी। यही कारण है कि घर में सारी शक्ति उसी के पास है, जबकि उसकी पत्नी, जो कि स्वामी की पहली पत्नी से उत्पन्न घर की सबसे बड़ी बेटी है, के साथ घर में गंदगी जैसा व्यवहार किया जाता है। मुझे लगता है हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। उसकी मालकिन की हालत हर पल बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह कल के भोज में शामिल नहीं हो पाएगी। अपनी मालकिन की बिगड़ती हालत देखकर युवा नौकरानी ने हिम्मत करके बोलने की कोशिश की। वह घर की सबसे बड़ी बेटी है, फिर भी उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। हालांकि वह अपने विशाल और बड़े कमरे में रहती है, फिर भी वह कमरा उसके जैसी किसी भी मामूली नौकरानी के छोटे मोटे फटेहाल कमरे जैसा खाली है। कमरे में महिला के पलंग, एक छोटी सी वैनिटी टेबल और छत पर लगे एक झूमर के अलावा उसके पहनने के लिए न तो कोई महंगे गहने हैं और न ही कोई सजावटी सामान या पेंटिंग, जो परिवार में उसकी निम्न स्थिति को दर्शाता है। ... वरिष्ठ नौकरानी ने बिस्तर पर लेटी बीमार महिला को घूरा और युवा नौकरानी के साहसिक शब्द सुनकर किल्ली उड़ाई। हाँ, तुम क्या सोचती हो और तुम खुद को क्या समझती हो? उसने गुर्राहट के साथ नौकरानी के बालों की एक मुट्ठी पकड़ ली। मेरे सामने गुस्ताखी मत करो। सिर्फ इसलिए कि तुम उस युवती की सेवा करते हो, यह मत सोचो कि घर में तुम्हारी कोई चलती है। भले ही तुम्हारी युवती की सगाई युवराज से हो गई हो, लेकिन इससे इस घर में उसकी हैसियत में कोई बदलाव नहीं आएगा। तुम तो बस एक नौकरानी हो, जिसका मालिक घर में कोई खास ओहदा भी नहीं रखता। इसलिए गुस्ताखी मत करो और जो कहा जाए वही करो, बड़ी नौकरानी ने ठंडे स्वर में कहा, जिससे जवान नौकरानी डर के मारे कांप उठी। जब वरिष्ठ नौकरानी ने आखिरकार उसके बालों की पकड़ ढीली कर दी, जिससे लड़की बेजान सी जमीन पर गिर पड़ी, तो जियाओवेई रोई और दया की भीख मांगी। मैं यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने नहीं आई हूँ। कल युवराज के 25वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में शाही भोज है। अगर वह कल सुबह तक नहीं उठती तो उस पर एक बाल्टी ठंडा पानी डाल देना और उसे भोज के लिए तैयार कर देना। युवराज की मंगेतर होने के नाते उसे उनके जन्मदिन के भोज से वंचित नहीं रखा जा सकता। ये घर की मालकिन के शब्द हैं। मुझे आशा है कि आप इस आदेश को अच्छी तरह समझ गई होंगी। वरिष्ठ नौकरानी ने उस लड़की की ओर देखा जो जमीन पर कांप रही थी और उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। तुम्हें पता है कि यह भोज हमारे घर के लिए कितना जरूरी है ना? अगर भोज में कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी मालकिन का क्या होगा। समझी? ये कहते हुए बड़ी नौकरानी ने कमरे से बाहर जाने से पहले बच्ची को आखिरी बार लात मारी, जिससे बच्ची कांपती हुई जमीन पर गिरकर रोने लगी। योजक चिन्ह। लड़की अपने रंग की तरह ही फीके सफेद कपड़ों में बेजान सी बिस्तर पर पड़ी थी। हालांकि उसके गाल तेज बुखार के कारण लाल थे, उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे, जिससे वह और भी कमजोर और बीमार लग रही थी। यांग निंग जन्म से ही कमजोर शरीर की थी और समय के साथ देखभाल और पोषण की कमी के कारण उसकी मां के निधन के बाद उसकी हालत और भी बिगड़ गई। उसे घर की सबसे बड़ी बेटी की तरह प्यार और देखभाल मिलनी चाहिए थी, लेकिन बदले में उसे अपनी सौतेली मां के श्राप और अपने पिता की अज्ञानता ही मिली। उसके पिता, जिनसे उसे प्यार और देखभाल की उम्मीद थी, ने उसे कभी पिता जैसी प्यार भरी नजरों से नहीं देखा। उन्हें बस अपने बेटे की परवाह है, जो उनके बाद घर संभालेगा और परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा। उसने सोचा था कि शादी के बाद वह इस नर्क जैसी जगह से बाहर निकल आएगी, लेकिन किसने सोचा था कि उसके पिता उसकी सगाई देश के युवराज से तय कर देंगे, जो वर्तमान सम्राट के बाद गद्दी संभालेगा। वह एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती थी जिससे वह प्यार करती थी, लेकिन बदले में उसे बस एक प्रेमहीन राजनीतिक विवाह बंधन मिला। उसके पिता, जो शाही दरबार में मंत्री के पद पर कार्यरत थे, ने उसका हाथ प्रथम राजकुमार से विवाह में जोड़कर वर्तमान सम्राट के साथ गठबंधन स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। चूंकि प्रथम राजकुमार भविष्य में सम्राट बनेगा, इसलिए उसकी पत्नी के रूप में वह देश की महारानी की पदवी संभालेगी और इससे समाज में उसके पिता का भी रुतबा बढ़ेगा। ऐसे समय में वह उसे अपनी बेटी और अपनी अनमोल चीज मानता है, वरना वह घर में किसी बेकार फर्नीचर से कम नहीं है। इस तरह के बीमार माहौल में उसकी जैसी दयनीय बच्ची कैसे स्वस्थ रह सकती है? अगर उसे हर समय गालियां और नफरत दी जाए तो एक पौधा भी आसानी से मर जाता है। आखिर वो भी तो एक इंसान है। उस पर बार बार पड़ने वाली इन सभी आलोचनात्मक निगाहों और गालियों का असर कैसे नहीं होता? अपनी मालकिन को बिस्तर पर बेजान पड़ा देखकर उस युवा नौकरानी ने गहरी सांस ली और पानी बदलने के लिए बेसिन उठाया और ठंडे पानी के तौलिए से उसके शरीर की मालिश की। कम से कम वह उसके लिए इतना तो कर ही सकती थी। नौकरानी के बेसिन का पानी बदलने के लिए कमरे से बाहर जाने के बाद जो लड़की 2 दिनों से बिस्तर पर बेजान पड़ी थी, उसकी उंगलियां आखिरकार हिल गईं। अध्याय 2, भूत प्रेत से ग्रस्त।
ये लानत हैंगओवर। लड़की दर्द से कराह उठी और उसने अपने दांत भींच लिए और अपना सिर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि जल्द ही टुकड़ों में फट जाएगा। यद्यपि यह पहली बार नहीं था कि उसे इतना विनाशकारी हैंगओवर हुआ हो, लेकिन वह अपनी जान की कसम खाकर कह सकती है कि यह अतीत में उसके द्वारा अनुभव किए गए किसी भी अन्य हैंगओवर से अधिक बुरा था। उसे सचमुच मरने जैसा महसूस हो रहा है। उसका सिर इतनी जोर से घूम रहा था कि आंखें बंद होने के बावजूद उसे चक्कर और मतली आ रही थी। उसका पूरा शरीर कमजोर और दर्द से धड़क रहा था, यहाँ तक कि उस समय उंगलियां उठाना भी मुश्किल हो रहा था। अगर मैंने दोबारा शराब को छुआ तो अगले जन्म में मैं कॉकरोच बनूंगी। दर्द से राहत पाने के लिए उसने अपनी कनपटियों पर मालिश करते हुए मन ही मन गाली दी। धिक्कार है, कल रात उसने कितनी पी ली थी कि उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं रही। उसका पूरा शरीर पत्थर जैसा भारी लग रहा था। अपनी कनपटियों पर मालिश करने और गहरी सांसें लेने के बाद उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली। हालांकि पहले तो उसे होश में आने और अपनी भारी पलकें खोलने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार वह अपना मिशन पूरा करने में कामयाब रही। हाँ, लड़की ने आंखें खोलते हुए जोर से हाँफते हुए कहा और कमरे की रोशनी के हिसाब से अपनी आंखें समायोजित करने के लिए कई बार पलकें झपकाईं। ओह, क्या मैं मतिभ्रम कर रही हूँ? यह मेरा कमरा नहीं है। लड़की उलझन में थी, क्योंकि उसके कमरे की फीकी सफेद छत के बजाय उसकी नजर लाल बलुआ पत्थर से बनी छत पर पड़ी, जिसे खूबसूरती से एक अनोखे पैटर्न में उकेरा गया था और छत के बीच में एक बड़ा सुंदर झूमर था। क्या वह अभी तक नहीं जागी है? उसने सोचा। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब उसे लगा कि वह जाग गई है और शौचालय गई है, लेकिन असल में वह अभी भी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी और यह सब बस एक सपना था। हालांकि इस तरह के शर्मनाक सपने, या यूं कहें कि बुरे सपने, उसे बचपन में आते थे। पर कौन जाने, हो सकता है शैतान ने फिर से प्रकट होने का फैसला कर लिया हो। ये शराब के बाद का प्रभाव हो सकता है। हालांकि उसे अपने इस अजीबोगरीब सपने से जागना होगा ताकि वह फिर से बिस्तर गीला न करे जैसा कि वह बचपन में करती थी। अगर उसने ऐसा किया तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। धिक्कार है इस शराब पर। वह मन ही मन फिर से कोसने लगी और सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करने लगी। उसकी जिंदगी पहले ही काफी शर्मनाक है, वह इस अपमान को और बढ़ाना नहीं चाहती। लेकिन मैं इस सपने से जाग नहीं पा रही हूँ। वह असमंजस में थी, क्योंकि अपने चेहरे पर कई बार थप्पड़ मारने और शरीर को जोर जोर से हिलाने के बावजूद वह इस वास्तविक जीवन के सपने से जाग नहीं पा रही थी। अपने संघर्षों के बावजूद वह अभी भी उस कमरे में थी जो उसका नहीं था। क्या यही स्लीप पैरालिसिस है? क्या ऐसा ही महसूस होता है? वह सोच रही थी कि क्या स्लीप पैरालिसिस होने पर ऐसा ही महसूस होता है। वह जाग तो रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सब कुछ एक सपने जैसा, फिर भी बिल्कुल सच लग रहा है। उसने इस स्थिति के बारे में सुना तो था, लेकिन जिंदगी में एक बार भी इसका अनुभव नहीं किया था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह एहसास स्लीप पैरालिसिस का है या कुछ और। उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह किसी अजीबोगरीब सपने में फंस गई हो। सब कुछ किसी पीरियड ड्रामा जैसा लग रहा है, अजीब और पुराना। इस बेवकूफ सपने से जागने के लिए उसने अपने शरीर की बची हुई सारी ऊर्जा इकट्ठा की ताकि वह बिस्तर पर बैठ सके, आलसी न बने और इस सपने से जागें। उसने फैसला किया और खुद को इतनी जोर से चुटकी काटी कि वह लगभग जोर से रो पड़ी। मिस, आप क्या कर रही हैं? जब वह इस सपने से खुद को जगाने के लिए खुद को थप्पड़ मार रही थी तो उसने एक कर्कश आवाज सुनी जिसने उसे चौंका दिया और वह लगभग बिस्तर से उछल पड़ी। बेसिन का ठंडा पानी बदलने के बाद वापस लौटी युवा नौकरानी तब हैरान रह गई जब उसने देखा कि यांग निंग, जो पहले जब वह कमरे से बाहर निकली थी तब भी बेहोश थी, अंततः जाग गई थी और बिस्तर पर बैठी थी। उसे लंबी नींद से जागता देखकर उसने राहत की सांस ली। उसकी मिस आखिरकार जाग गई हैं। इस तरह वह न सिर्फ कल के बोझ में शामिल हो सकेगी, बल्कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में न आने के लिए मालकिन की डांट भी नहीं खाएगी। हालांकि इससे पहले कि वह संभल पाती, अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देखकर वह कांप उठी। यांग निंग, जो 1 मिनट पहले ठीक दिख रही थी, अचानक अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगी और जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगी। ठंडे पानी का कटोरा जो उसने पकड़ा हुआ था जोर से फर्श पर गिर गया और ठंडा पानी पूरे फर्श पर फैल गया। वह यांग निंग की ओर दौड़ी ताकि वह पागल औरत की तरह खुद को मारने से रोक सके। मिस, आप क्या कर रही हैं? आप खुद को क्यों मार रही हैं? युवा नौकरानी भ्रम और भय से कांप उठी और उसने खुद को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए अपनी दोनों कलाइयां पकड़ लीं। उसे क्या हुआ है? क्या उसकी मालकिन पर किसी दुष्ट आत्मा का साया पड़ गया है? युवती अपनी मालकिन को बुरी तरह डरी हुई देख रही थी। राजधानी में एक अफवाह है कि कई कुंवारी लड़कियों पर एक दुष्ट पुरुष आत्मा का साया है जो खुद को ऐसे तड़पाती है मानो वह उनका शरीर ही न हो, जब तक कि वे खून से लथपथ न हो जाएं। अगर यह सच है तो ओझा को बुलाया जाएगा और उसे बुरी आत्मा को उसके शरीर से निकालने के लिए यातनापूर्ण अनुष्ठानों से गुजरना होगा। इतना ही नहीं, अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो बहुत संभावना है कि उसे गांव से निकाल दिया जाए और उसके पास पहाड़ों में अकेले भटकने के अलावा कोई चारा न हो। कितना डरावना! क्या करूं? मेरी औरत बहुत दुखी है। अब उससे शादी कौन करेगा? युवती न सिर्फ डरी हुई थी बल्कि अपनी औरत के लिए भी चिंतित थी। क्या मैं करूं? ओझा को बुलाऊं या वैद्य को? उसने सोचा। अपनी मालकिन का हाथ कसकर पकड़ रखा था ताकि वह खुद को यातना न दे। वह वैद्य को नहीं बुला सकती क्योंकि बड़ी नौकरानी उसे ऐसा करने नहीं देगी, और वह ओझा को बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकती क्योंकि वह लोगों में अफवाहें फैलने का जोखिम नहीं उठा सकती। इससे उसकी औरत की हालत और खराब हो जाएगी। कभी नहीं। ज़ियाओ वेई अपनी मालकिन के बारे में चिंता कर रही थी, जबकि फैंगली इस पूरी स्थिति को लेकर उलझन में थी। इस लड़की का स्पर्श इतना वास्तविक क्यों लग रहा है? वह सोच रही थी, नौकरानी द्वारा पकड़े गए अपने हाथ को घूरते हुए। तुम कौन हो? तुम मेरे सपने में कैसे आई? उसने हैरानी से पूछा जब वह उस युवती को देख रही थी जिसने अजीब कपड़े पहने हुए थे।
सपने में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना था जिसने सामान्य कपड़े नहीं बल्कि कोई ऐतिहासिक नाटक पहना हुआ था। रुको, क्या वो उस ऐतिहासिक नाटक के बारे में सपना देख रही है जो उसने कुछ दिन पहले देखा था? वाह, कितना रोमांचक है। इस तरह वो कहानी को आगे बढ़ा पाएगी और इस काल्पनिक नाटक की मुख्य नायिका बन जाएगी जिसका नियंत्रण उसके हाथ में होगा। मिस, क्या तेज बुखार की वजह से आपकी याददाश्त चली गई? हो, तुम मुझे कैसे नहीं पहचानते? मैं जियाओवेई हूँ, तुम्हारी निजी नौकरानी, युवती ने कहा और बिना आंसू बहाए अपनी मालकिन के बीमार चेहरे को सहलाते हुए उसके लिए बुरा महसूस करते हुए सिसकने लगी। वह उसे कैसे भूल सकती है? वह उसकी नौकरानी है जो बचपन से ही उसके साथ रही है और हमेशा उसके साथ रही है। वो तो अभी जवान है, अभी तो शादी भी नहीं हुई और तेज बुखार की वजह से पागल हो गई है। अगर उसने पहले ही सीनियर नौकरानी का विरोध किया होता और डॉक्टर को बुलाकर अपनी मिस का इलाज करवाया होता तो उसकी हालत इतनी बिगड़ती नहीं। तुम अचानक क्यों रो रही हो? और किसने कहा कि मेरी याददाश्त चली गई है? मुझे अपनी जिंदगी का हर एक दृश्य अच्छी तरह याद है, उसने नाटकीय ढंग से हाथ का स्पष्ट इशारा करते हुए कहा। तुम ही मेरे सपनों में घुसकर मुझे उस चीज के लिए बुरा महसूस करा रही हो जो मैंने की ही नहीं है। फेंग ली ने उस युवा नौकरानी का हाथ उसके चेहरे से हटाते हुए कहा। वह उसे उस चीज के लिए दोषी क्यों ठहरा रही है जो उसने की ही नहीं है? आखिर क्यों हर कोई उसे उस अपराध के लिए दोषी साबित करने पर अड़ा है जो उसने किया ही नहीं? आखिर क्यों? जियाओवेई ने खुद को जोर जोर से रोने से रोकते हुए अपना निचला होंठ काट लिया। उसकी मिस, वो पागल हो गई है। वो न सिर्फ बकवास कर रही है बल्कि उसे पहचान भी नहीं रही है। अब उसका क्या होगा? अध्याय 3, क्या मैं खलनायक महारानी के रूप में जाग उठी? तो आप मुझे बता रहे हैं कि मेरा नाम फेंगली नहीं बल्कि यांगनिंग है और मैं भगवान यांग लुयांग की सबसे बड़ी बेटी हूं जो शाही दरबार में मंत्री के रूप में काम करते हैं, है ना? फेंगली को वह जानकारी याद आई जो जियाओवेई ने उसे तेज बुखार के कारण खोई हुई यादों को याद दिलाने के लिए दी थी। हाँ, और मैं आपकी निजी नौकरानी हूँ जियाओवेई। क्या अब आपको सब कुछ याद है? युवा नौकरानी ने उत्सुकता भरी आंखों से उसे घूरते हुए पूछा। हाँ, ये क्या बकवास है? तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? जियाओवेई चौंक गई जब उसकी मालकिन अचानक जोर जोर से हंसने लगी जिससे वह डर के मारे कांप उठी। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अब आप मुझे डरा रही हैं। युवती डर के मारे कांप उठी। क्या सचमुच उस पर किसी दुष्ट पुरुष भूत का साया पड़ गया था? कौन किसे डरा रहा है? तुम क्यों रो रही हो? मुझे ही रोना चाहिए क्योंकि मैं अपनी नंगी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को उलट पुलट होते देख सकती हूँ। फेंग ली ने जियाओवेई के कंधों को हिलाया और चौंकते कांपते स्वर में कहा, सपने और हकीकत में फर्क करने की कोशिश करते हुए। कुछ देर पहले जिस बेतुके सपने को वो हल्के में ले रही थी अब वो सपना नहीं लगता। सब कुछ कितना हकीकत भरा है और डरावना परिचित। ... क्या वह किसी उपन्यास में है? सच में? फेंग ली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि उस युवा लड़की ने जो भी जानकारी उसे बताई थी वह सब उस उपन्यास की विषय वस्तु से मेल खाती थी जिसे वह पिछली रात पढ़ रही थी। कल रात वह एक उपन्यास पढ़ रही थी जो उसे नदी किनारे मिला था जब वह अपने लिए बियर के कैन खरीदकर छात्रावास लौट रही थी। उसने समय बिताने के लिए उपन्यास पढ़ना शुरू किया था लेकिन जल्द ही वह उसमें रम गई। अजीब तरह से यह इतना अच्छा था कि उसने कुछ ही घंटों में इसे पूरा पढ़ डाला। इटरनली टुगेदर नामक उपन्यास नाटकीय था और इसकी कहानी घिसी पिटी थी लेकिन उसे व्यस्त रखने के लिए कुछ चाहिए था क्योंकि वो अपना फोन अनलॉक नहीं करना चाहती थी और लोगों की बकवास बातों से अपना दिन खराब नहीं करना चाहती थी। वो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है तो फिर सब उसकी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? कल रात वह जिस उपन्यास को पढ़ रही थी उसमें देश के सम्राट मुख्य पुरुष एक मेहनती और देखभाल करने वाली महिला पात्र से प्रेम करने लगते हैं। महिला पात्र शाही चिकित्सा विभाग में नर्स के रूप में काम करती थी। उसने सम्राट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और अनेक सामाजिक बंधनों और कठिनाइयों के बावजूद उनका प्रेम परवान चढ़ने लगा। जब नायक होते हैं तो एक खलनायक के लिए भी जगह जरूर होती है। इस मामले में महारानी का विवाह सम्राट से हुआ था लेकिन उनका विवाह कुछ और नहीं बल्कि बड़ों के बीच एक राजनीतिक समझौता था। विवाह समारोहों के बाद सम्राट अपनी शादी के 1 साल में एक बार भी उसके कक्ष में नहीं गए। उनका विवाह एक राजनीतिक समझौता था जो उन्होंने कभी नहीं चाहा था। हालांकि चूंकि वे देश के युवराज थे इसलिए वे इस विवाह बंधन को भी टाल नहीं सकते थे। किसने सोचा होगा कि वह विवाह संबंध उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाएगा। सम्राट ने महारानी से दूरी बनाए रखी क्योंकि वह जानता था कि वह अपने पिता की कठपुतली मात्र है जो उसके हर काम पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था। उसे ध्यान देने का मतलब था दरबार की राजनीति को नियंत्रित करने वाले उसके लालची पिता को बिना शर्त शक्ति और समर्थन देना। उसने महारानी के प्रोत्साहन में शाही परिवार के नाम का इस्तेमाल करके उसके पिता द्वारा किए गए सभी बुरे कामों को नजरअंदाज कर दिया। फिर भी उसने महारानी की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसके और उसके पिता के सभी कर्मों को दुनिया के सामने उजागर न करके और सबके सामने उसे दंडित करके महारानी की प्रतिष्ठा बनाए रखने की कोशिश की, क्योंकि इससे लोगों के सामने शाही परिवार की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हालांकि उनके धैर्य की डोर तब टूट गई जब महारानी और उनके पिता ने उनकी पत्नी उनके प्यार को निशाना बनाया। महारानी ने न सिर्फ राजधानी में घिनौनी अफवाहें फैलाकर नायिका की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की बल्कि उसे जहर देकर मारने की भी कोशिश की। वह उसे अपने सामने अपनी स्त्री की हत्या करने की इजाजत कैसे दे सकता है? अंत में सत्य और प्रेम ने बुराई पर विजय प्राप्त की और महारानी को उचित दंड मिला। महारानी को शाही दरबार में मुकदमे के लिए खड़ा होना पड़ा जहां उनके अपराधों का दोष सिद्ध हुआ और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। महारानी के निधन के बाद सम्राट ने नायिका से विवाह किया और उसे देश की महारानी की उपाधि दी। सम्राट और महारानी अपने प्यारे जुड़वां बच्चों शाही शिशुओं के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।
वह जिस उपन्यास को पढ़ रही थी उसका सुखद अंत यही था, लेकिन अब उसे वह सुखद अंत नहीं लगता। ये कैसे हो सकता है जब वह भविष्य की महारानी बनने वाली है, उपन्यास की खलनायक। ... हम तो तुम कह रही हो कि मेरी सगाई युवराज से हो गई है और जल्द ही मेरी उनसे शादी हो जाएगी, क्या ऐसा है? फेंग ली ने भावशून्य भाव से युवा नौकरानी की ओर देखते हुए धीमी आवाज में पूछा। हाँ, इतना ही नहीं, युवराज से तुम्हारी शादी भी बस 3 महीने बाद होने वाली है, जियाओबेई ने उत्साह से कहा। शादी के बाद वह आखिरकार अपनी पत्नी के साथ इस नर्क जैसे घर से निकल पाएगी। एक साधारण दासी से उसकी स्थिति देश की महारानी की निजी दासी तक पहुंच जाएगी। इस तरह कोई भी उसे या उसकी दासी को नीची नजर से नहीं देख पाएगा। कृपया मुझे बताइए कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया। फेंग ली की आवाज भर्रा गई जब उसने जियाओबेई को उम्मीद भरी नजरों से देखा। कृपया इसे एक दुर्वक्त बनने दें। कृपया। मिस, आप क्या कह रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आखिरकार आपको ये घर छोड़ना ही होगा, आप देश की महारानी बनेंगी, जियाओबेई ने उत्साह से कहा ताकि उसे उसकी शादी की खुशी हो जो बस 3 महीने बाद होने वाली है। मेरे पैर खुश रहो, मैं महारानी नहीं बनना चाहती, फेंग ली हताशा में चिल्लाई, जिससे जियाओबेई चिंता में उसे घूरने लगी। समस्या सिर्फ यह नहीं है कि वह चमत्कारिक रूप से इस उपन्यास की दुनिया में जाग उठती है। दरअसल इतने सारे काल्पनिक उपन्यास पढ़ने के बाद वह हमेशा यही चाहती थी कि कम से कम एक बार उसके साथ ऐसा कुछ हो। यह उसके लिए एक सपने जैसा था, लेकिन किसने सोचा था कि उसका बचपन का सपना हकीकत में बदल जाएगा। वो भी तो बिना कुछ किए बहुत अमीर बनना चाहती थी। क्या उसका वो सपना सच हुआ? ठीक है, कुछ हद तक ऐसा ही हुआ। यह एहसास होते ही उसने अपने होंठ भींच लिए कि महारानी बनने के बाद वह इस देश की सबसे अमीर महिला होगी। देश की महारानी। उपन्यास के कथानक के रूप में यह अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। न केवल वह उपन्यास जगत में एक पात्र बन गई, बल्कि मुख्य महिला या कोई सहायक पात्र नहीं रही, बल्कि वह उपन्यास में खलनायिका बन गई, जिसे भविष्य में दर्दनाक अपमानजनक मृत्युदंड मिलना तय है। उपन्यास के सभी पात्रों में से वह देश की भावी महारानी यांग निंग के रूप में जागती है। खलनायक। उपन्यास पढ़ने के बाद वह अंत से संतुष्ट थी और उस हिस्से को पढ़कर जोर जोर से तालियां भी बजा रही थी जहां महारानी जहर पीकर मर जाती है। कम से कम उपन्यास में तो सजा दुष्टों को मिल रही थी, निर्दोषों को नहीं। हालांकि ऐसा लगता है कि अब वह उस उपन्यास के अंत की कद्र नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस बार वह एक खलनायक महारानी के रूप में जाग उठी है। हालांकि वह अभी महारानी नहीं बनी है, लेकिन वह मुख्य पुरुष पात्र की मंगेतर बन गई हैं। इसे अपशब्द कहें। अध्याय 4, कोई उसे बचाए। फेंग ली ने झुंझलाहट से अपने होंठ भींच लिए जब उसने देखा कि जवान नौकरानी ऐसे रो रही है जैसे कोई मर गया हो। वह पहले से ही बुरी तरह नशे में है, क्या वह उसके सामने इस तरह रोना बंद कर सकती है? रुको, चूंकि ये उसका शरीर नहीं है तो उसे इतना भयानक हैंगओवर तो नहीं हो रहा होगा, है ना? लेकिन उसे इतना भयानक सिरदर्द क्यों हो रहा है? तेज सिरदर्द के अलावा उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चीख चीख की आवाज से उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसकी दुनिया बिखर रही थी और ये लड़की जोर जोर से रो रोकर उसकी हालत और भी बदतर बना रही थी। उसे ही रोना चाहिए था। सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हमेशा उसके साथ ही क्यों होती हैं? क्यों? तुम रोना बंद करो, तुम बहुत शोर मचा रही हो। फेंग ली ने सिरदर्द को कम करने की कोशिश करते हुए अपना सिर बुरी तरह पकड़ते हुए कहा। मिस, हमें क्या करना चाहिए? लगता है आप पर किसी भूत का साया पड़ गया है, वरना आप ये क्यों कहती कि आप महारानी नहीं बनना चाहती? क्या तुमने मुझे उस दिन नहीं बताया था कि भले ही यह शादी बड़ों के बीच एक राजनीतिक समझौता है, फिर भी तुम इसे सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहती हो? क्योंकि तभी प्रभु तुम्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अब तुम कह रही हो कि तुम महारानी नहीं बनना चाहती, क्यों? जियाओबेई चिंतित भाव से यांग निंग को देखते हुए सिस पड़ी। ... यांग निंग हमेशा से ही पिता के प्यार की चाहत रखती थी और अपने पिता का ध्यान आकर्षित करने का एकमात्र तरीका युवराज से शादी करके उनकी इच्छाएं पूरी करना था। इसलिए वह इस विवाह बंधन को स्वीकार करने को तैयार थी और इसे सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहती थी। तो फिर वह ऐसा क्यों कहेगी कि वह शादी नहीं करना चाहती? एड्स बाय पब फ्यूचर। चुप रहो, अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो मैं दर्द से मर जाऊंगी। फेंग ली दर्द से कराह उठी और उसने अपने पत्थर जैसे भारी सिर को पकड़ लिया। शादी, क्या वो इस वक्त ऐसी बातें करने की हालत में लग रही है? मिस, क्या आप ठीक हैं? जियाओबेई अपनी महिला को अचानक अत्यधिक दर्द और बेचैनी से कराहते हुए देखकर चौंक गई और यह पता लगाने की कोशिश की कि उसके साथ क्या गड़बड़ है। तुम्हारा सिर दुख रहा है, चलो मैं मालिश कर देती हूँ। उसने देखा कि उसकी पत्नी का रंग पीला पड़ गया है और वह तुरंत उसकी कनपटियों की मालिश करके उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ और जब उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो वह जमीन पर गिर पड़ी। वह ताजी हवा में गहरी सांस लेने के लिए बाहर भागना चाहती थी क्योंकि वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी और कमरे में घुटन महसूस कर रही थी। हालांकि पिछले 2 दिनों से बिस्तर पर रहने के कारण उसके पैर इतने कमजोर हो गए थे कि वह अपना वजन नहीं संभाल पा रही थी और घुटनों के बल गिर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ। फेंग ली जमीन पर घुटनों के बल बैठकर और अपनी जान बचाने के लिए अपने सिर को पकड़े हुए बुरी तरह रोई। सिरदर्द उसे बेहाल कर रहा था और उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने ऐसे घूम रही थी मानो ये उसका आखिरी पल हो। परिवार के साथ बिताए वो खुशनुमा पल और प्रतियोगिताओं की तैयारी के दौरान जो उत्साह उसने महसूस किया था, वो सारे पल उसकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह घूम रहे थे। क्या यही उसका अंत है? उसके गालों पर आंसू बहने लगे क्योंकि वह इस जानलेवा सिरदर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। या वह अपनी दुनिया में वापस जा रही है? सच में, जब तक वो जिंदा रहेगी सब चलेगा। वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती।
मिस, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? जियाओ बेई अपनी महिला को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर घबरा गई और उसके कमजोर शरीर को अपनी बाहों में पकड़कर रोने लगी। कोई प्लीज मेरी मदद करो, वह चिल्लाई, पर उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं था। हालांकि घर में और भी कई नौकर चाकर हैं, पर इस समय तो सब सो रहे होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। चूंकि उसकी महिला का कक्ष मालकिन और घर के स्वामी के मुख्य निवास से दूर है, इसलिए कक्ष के बाहर उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा। मैं अपनी महिला को इस तरह से पीड़ित नहीं होने दे सकता। जियाओबेई ने अपने दांत पीस लिए और अपनी महिला के सामने जमीन पर एक तकिया रख दिया ताकि वह सिरदर्द को शांत करने के लिए संघर्ष करते समय अपना सिर जमीन पर न मार ले और जल्दी से मदद के लिए पुकारने के लिए बाहर भागी। आधी रात को वह युवती घर के बाहर डॉक्टर को ढूंढने दौड़ी। वह बड़ी नौकरानी के पास जाकर मदद मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर को बुलाने के बजाय वह उसे अपनी नौकरानी पर एक बाल्टी ठंडा पानी डालने या फिर उसे दर्द में मरने देने के लिए कहेगी, क्योंकि वे लोग इतने लंबे समय से यही तो कर रहे थे। हालांकि युवराज से सगाई के बाद प्रभु यांगनिंग को एक अनमोल खजाने की तरह मानते रहे हैं, लेकिन घर की मालकिन, जो उसकी सौतेली माँ भी है, उसे और भी ज्यादा बेरहमी से प्रताड़ित कर रही है। मालकिन को ये बात नापसंद है कि यांगनिंग को भगवान का ध्यान कैसे मिल रहा है और वह उसे कुत्ते से भी कम समझकर नियंत्रण में रखना चाहती है। जियाओबेई मदद के लिए पुकारने के लिए बाहर भागी, लेकिन इस विकट परिस्थिति में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था और सड़कें खौफनाक, खामोश और खाली थीं। कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की डरावनी आवाज के अलावा उसे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रात में सड़कों पर अकेले घूमना कितना सन्नाटा और डरावना था। उसे आधी रात को बाहर सड़क पर घूमने में डर लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। अपनी औरत को बचाने के लिए वह अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी करने को तैयार थी। मालिक, कृपया दरवाजा खोलिए, मालिक। जियाओबेई उस छोटे से घर के सामने खड़ी हो गई और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। आधी रात हो चुकी थी और सब सो रहे होंगे, लेकिन वह औपचारिकताएं नहीं निभा सकती थी क्योंकि उसकी मालकिन की जान खतरे में थी। पब फ्यूचर एड्स। वह घर के मालिक को पुकारते हुए जोर जोर से रोने लगी और तब तक दरवाजा पीटती रही जब तक कि वह खुल नहीं गया। तुम क्या कर रहे हो? आधी रात को मेरा दरवाजा पीटने वाले तुम कौन होते हो? जिस आदमी ने आखिरकार अंदर से दरवाजा खोला, वह परेशान था और उस लड़की की चीखें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था जो बार बार उसका दरवाजा पीट रही थी। युवती रो पड़ी और उस आदमी के सामने घुटनों के बल गिरकर विनती करने लगी, मालिक, कृपया मेरी मदद करें। मेरी मालकिन बहुत दर्द में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह ऐसे ही मर जाएगी। कृपया उसकी मदद करें, कृपया। वह बेबस होकर रोई और अपनी मालकिन को बचाने की विनती करने लगी। केवल यही आदमी उसे बचा सकता है। वह इस इलाके का एकमात्र चिकित्सक है जो राजधानी में स्थानीय लोगों का इलाज करता है, वरना राजधानी के बाकी कुछ चिकित्सक महल में शाही परिवार की सेवा करते हैं। राजधानी में कुछ ही लोग हैं जो चिकित्सक के रूप में काम करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर शाही दरबार में काम करते हैं और शाही चिकित्सा विभाग का हिस्सा हैं, जो राजधानी शहर में शाही परिवार और कुलीन वर्ग का इलाज करता है। चूंकि उसकी पत्नी एक कुलीन परिवार से ताल्लुक रखती है और जल्द ही राजसी बन जाएगी, इसलिए उसका इलाज शाही चिकित्सक से करवाना जरूरी था। लेकिन वह अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए शाही चिकित्सक के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसे डर था कि अगर भगवान को उसके इस कृत्य का पता चल गया तो उसकी जगह उसकी पत्नी को सजा मिलेगी। इतना ही नहीं, वह कभी नहीं जान पाएगी कि भविष्य में ये अफवाहें उसकी पत्नी के जीवन पर क्या असर डालेंगी। क्या होगा अगर उस पर सचमुच कोई दुष्ट आत्मा सवार हो? शाही चिकित्सक तुरंत सम्राट से उसे पहाड़ों पर निर्वासित करने की विनती करेगा, क्योंकि उसके जैसी लड़की देश की महारानी नहीं बन सकती। इसलिए उसके पास यहाँ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यह स्थान घर के सबसे नजदीक था और उसके पास मदद के लिए कहीं और जाने का समय नहीं था। योजक चिन्ह, तुम्हारी औरत कौन है वो? आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा। वह पहले से ही इस बात से नाराज था कि इस बेवकूफ लड़की ने आधी रात को उसे परेशान किया, लेकिन वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। विशेषकर यदि वह महिला जिसके बारे में ये लड़की बात कर रही है कुलीन परिवार से संबंधित है, तो यदि वह उसकी विनती को अनसुना कर दे और उसके कारण उसके साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटित हो जाए तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। जियाओबेई के होंठ कांप रहे थे जब उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन रोने और सदमे की वजह से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था और उसके हाथ डर से कांप रहे थे। वह आदमी अधीर हो गया और फिर ठंडे स्वर में पूछा, जल्दी करो और मुझे बताओ कि तुम्हारी औरत किस घराने से है। अगर तुम अभी नहीं बोले तो मैं अंदर सोने जा रहा हूँ। मेरे पास पूरी रात यहाँ खड़े होकर तुम्हारी चीखें सुनने के लिए नहीं है। वह चिढ़कर बोला। नौकरानी ने जिस तरह से मैले और फटे कपड़े पहने थे, उसे देखकर लगता नहीं कि उसकी मालकिन किसी कुलीन परिवार से है। नौकरानी के कपड़ों से मालिक के ओहदे का अंदाजा लगाया जा सकता है और इस जवान लड़की को देखकर तो लगता ही नहीं कि उसकी मालकिन कोई खास इंसान है। उस आदमी के कठोर शब्द सुनकर युवती डर के मारे से हर उठी और उसका गला और भी ज्यादा रुंध गया। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और गहरी सांस लेकर अपने जज्बातों पर काबू पाकर उसके सवाल का जवाब दिया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसे पीछे से किसी और आदमी की आवाज सुनाई दी। क्या यह इतना जरूरी है? क्या आप डॉक्टर नहीं हैं? ठंडी और मर्दाना आवाज सुनाई दी, जिसने चिकित्सक और जियाओबेई के बीच बातचीत को बाधित कर दिया। पब फ्यूचर एड्स, अध्याय 5, पहली मुलाकात। क्या यह इतना जरूरी है? क्या आप डॉक्टर नहीं हैं? एक ठंडी और मर्दाना आवाज ने चिकित्सक और जियाओबेई के बीच बातचीत को बाधित कर दिया। जियाओबेई ने सूंघते हुए अपने पीछे खड़े आदमी पर नजर डाली। उसने शाही नीले रंग का परिधान पहना हुआ था और हालांकि उसके कपड़े ज्यादा शानदार नहीं थे, फिर भी वे उस पर बहुत ही सुंदर, परिष्कृत और शाही लग रहे थे। कोई व्यक्ति साधारण कपड़ों को इतना सुंदर और परिष्कृत कैसे बना सकता है, जबकि वह कुछ भी नहीं कर रहा है और बस वहीं खड़ा है।
एक डॉक्टर होने के नाते क्या आपको मरीज की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछने के बजाय मरीज को बचाने के लिए उस लड़की का पीछा नहीं करना चाहिए? क्या आप इसी तरह देश के लोगों की सेवा करते हैं? उस व्यक्ति ने चिकित्सक से सवाल किया, जिससे उसके डरावने व्यक्तित्व के सामने चिकित्सक चुप हो गया। जियाओवेई ने घबराहट में अपनी लार निगल ली और एक अजनबी के आश्वस्त करने वाले शब्दों पर जोर से सिसक पड़ी। वह उसके प्रति इतनी आभारी थी कि वह उसे धन्यवाद देने के लिए भी मुड़ नहीं पाए और चिकित्सक के सामने घुटनों के बल बैठी रही, उससे अपने साथ चलने की विनती करती रही। इस समय उसकी पत्नी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वह डॉक्टर को वापस लाने में देर नहीं कर सकती और उसे इतनी बेबस पीड़ा में तड़पने नहीं दे सकती। .. कृपया इसी तरफ से। जियाओवेई दौड़कर चिकित्सक को घर तक ले गई। पहले तो चिकित्सक उस युवा नौकरानी की मदद करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन उस आदमी के डरावने व्यक्तित्व के कारण वह उसके पीछे पीछे चलने से खुद को रोक नहीं पाया। चिकित्सक हिचकिचाते हुए युवती के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन आगे बढ़ते हुए उसे अपनी पीठ पर ठंडक का एहसास हो रहा था। वह युवती के पीछे पीछे चल रहा था और वह आदमी, जिसकी पहचान अभी तक अज्ञात है, किसी कारण से उसके पीछे पीछे चल रहा था। चाहे वह उनका नाम या पहचान कितनी भी बार पूछे, वह एक शब्द भी नहीं बोलते और बस पीछे से उनका पीछा करते रहते हैं। ये कौन है? ये इस देश के रक्षक जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? कोई राजकुमार है या कुछ और? डॉक्टर ने गुनगुनाया और पीछे चल रहे आदमी को घूरा, लेकिन कुछ कहने के बजाय वो आदमी हंसा और चुपचाप डॉक्टर के पीछे पीछे चलता रहा। मैं घर पर चैन की नींद सो रहा था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? डॉक्टर ने युवती नौकरानी के पीछे पीछे चलते हुए बड़बड़ाया। अगर यह आदमी न होता तो वह आसानी से युवती नौकरानी की बात अनसुनी कर देता और रात को अच्छी नींद के लिए अंदर चला जाता। अंडरस्को, यहाँ कृपया अंदर आइए। जब वे पहुंचे तो जियाओवेई रुक गई और चिकित्सक की ओर मुड़ी, अपने पीछे बड़े परिवार की ओर इशारा किया। तो तुम भगवान यांग लुयांग के घर पर काम करती हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तब तो मैं जल्दी से यहाँ आ जाता। चिकित्सक को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि नौकरानी वित्त मंत्री के घर पर काम करती है, जो शाही दरबार में सेवा करते हैं। अगर उसे पता होता तो वह उससे कुछ पूछता ही नहीं और जल्दी से आ जाता। घर की युवती को बचाकर अपनी जेबें चांदी के सिक्कों से भरने का ये सुनहरा मौका वह कैसे छोड़ सकता है? जबकि चिकित्सक भगवान यांग लुयांग के परिवार को देखकर बहुत प्रसन्न था, जो उसके पीछे चल रहा था, लेकिन उस परिचित नाम को सुनकर उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई, जिसे वह सबसे अधिक नापसंद करता था। यांग परिवार की महिला। उस आदमी ने भौहें चढ़ाई और उलझन में बुदबुदाया। उसकी सम्मानजनक स्थिति को देखते हुए क्या उसे शाही चिकित्सक से इलाज नहीं करवाना चाहिए था? फिर उसकी नौकरानी आधी रात को स्थानीय चिकित्सक के घर के सामने सोने क्यों जाएगी? अंडरस्को, डॉक्टर की उत्साहित आवाज सुनकर जियाओवेई ने होंठ भींच लिए, लेकिन कुछ नहीं बोली। फिलहाल उसकी प्राथमिकता अपनी पत्नी की सेहत है, वह इस समय पैसे बचाने की चिंता नहीं कर सकती। घर के मुख्य द्वार को धक्का देकर खोलने और चिकित्सक को अपने महिला कक्ष में ले जाने में उसने एक बार भी संकोच नहीं किया। चूंकि उसने ये साहसिक कदम उठा ही लिया है, इसलिए वह कायरता से पीछे नहीं हट सकती। भले ही उसे अपने इस कृत्य के लिए 100 कोड़े खाने पड़े, उसे कभी पछतावा नहीं होगा। बल्कि उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया और अपनी पत्नी की हालत इतनी खराब होने दी। एक नौकरानी होने के नाते उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने मालिक की देखभाल करना थी, और आज वह अपनी इस जिम्मेदारी से सिर्फ इसलिए चूक गई क्योंकि उसकी बड़ी नौकरानी ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। अब उसे अपनी मालकिन के प्रति ग्लानि और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसकी जैसी निकम्मी नौकरानी उसकी रक्षा भी नहीं कर सकती। जब वह चिकित्सक को अपने महिला कक्ष की ओर ले जा रही थी तो उसने उस रहस्यमय आदमी पर नजर डाली जो उनके पीछे पीछे अंदर आ रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या उसे इस आदमी को घर में आने से रोकना चाहिए? खैर, भला वह उस आदमी को कैसे रोक सकती है, जबकि उसी की वजह से डॉक्टर उसके साथ आया था। वह शत्रु नहीं बल्कि रक्षक है। अंडरस्को, मिस। जैसे ही जियाओवेई ने कमरे का दरवाजा धक्का दिया, वह अपनी मालकिन को जमीन पर बेसुध हालत में पड़ा देखकर चौंक गई। उसका रंग पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया था। वह अभी भी दर्द से कराह रही थी और चुपचाप सिसक रही थी, लेकिन अब उसमें बेचैनी से जोर से रोने की भी ताकत नहीं थी। वह दौड़कर यांग निंग को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह ठंडे पसीने से भीगी हुई थी और हालांकि उसे बहुत पसीना आ रहा था, उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। डॉक्टर, कुछ कीजिए। पिछले 2 दिनों से उसे तेज बुखार है और ठंडे तौलिए से शरीर पर मालिश करने के बाद भी उसका बुखार कम नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटों से उसने आंखें भी नहीं खोली हैं। जब उसने कुछ देर पहले आखिरकार अपनी आंखें खोली तो उसे तेज सिर दर्द होने लगा, जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई। प्लीज उसे बचा लो, मैं आपसे विनती करती हूँ। युवा नौकरानी ने यांग निंग के बगल में बैठे डॉक्टर से विनती की और उसकी नाड़ी जांचने के लिए उसकी कलाई अपने हाथों में ले ली। जब डॉक्टर उसकी नब्ज देख रहा था, वह आदमी कमरे के एक कोने में दूर खड़ा उस औरत को देख रहा था जो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। औरत का पीला रंग देखकर उसके माथे पर गहरी शिकन आ गई, और उस वक्त वह एक बेबस, कमजोर औरत के सिवा कुछ नहीं थी। उसने इस महिला के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसे पहली बार व्यक्तिगत रूप से देखा था। चूंकि वह बीमार है, इसलिए इस समय वह बहुत दुखी और कमजोर लग रही है। ऐसा तो वह कभी हो ही नहीं सकती। आखिर उसके पिता तो अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं और उसके लिए बस अच्छा ही चाहते हैं। ये औरत कमजोर और दयनीय कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अध्याय 6, वह उसके जैसा नहीं है। नाड़ी जांचने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर तनाव छा गया और उसने नौकरानी की तरफ भौहें चढ़ाकर देखा। अगर उसे 2 दिन से बुखार है तो क्या तुम्हें मेरे पास पहले नहीं आना चाहिए था? तुम उसकी हालत इतनी बिगड़ने कैसे दे सकती हो? उसने उसे डांटा। युवती के अनुसार लड़की को हल्का बुखार नहीं बल्कि तेज बुखार था और उसने पूरे 24 घंटे से आंखें नहीं खोली थीं। वे इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि लड़की की हालत इतनी बिगड़ जाए?
अगर और ज्यादा देर होती तो तेज बुखार उसके दिमाग तक पहुंच जाता और उसकी जान को खतरा हो सकता था। जियाओबेई ने अपना निचला होंठ काट लिया और कोई बहाना भी नहीं बना पाए। वह क्या कहे, वह तो बस एक नौकरानी है। वह उस बड़ी नौकरानी और घर की मालकिन के बारे में शिकायत नहीं कर सकती, जिन्होंने डॉक्टर बुलाने की उसकी विनती अनसुनी कर दी और उसकी मालकिन की हालत इतनी खराब हो गई। अगर आज रात उसके साथ कुछ हो भी जाता तो भी उन्हें कोई अपराध बोध नहीं होता। नौकरानी से कोई जवाब न मिलने पर चिकित्सक ने गहरी सांस लेते हुए यांग निंग की कलाई छोड़ी और कहा, पहले हमें उसे बिस्तर पर लिटाना होगा। किसी को मदद के लिए बुलाओ, उसने नौकरानी की ओर देखते हुए कहा, जो उसके बाहर जाकर किसी को मदद के लिए बुलाने का इंतजार कर रही थी। तो मुझे करने दो, जियाओबेई ने कहा और यांग निंग को बिस्तर तक ले जाने की कोशिश की। हालांकि उसकी पत्नी, जो आधी बेहोश थी और बेहोश होने वाली थी, उसके शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं थी और शरीर में कमजोरी के कारण उसका वजन दोगुना लग रहा था। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने नाजुक शरीर से उसे उठा सकती हो? बाहर जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। डॉक्टर अविश्वास से चिल्लाए। क्या उसे सचमुच लगता है कि उसमें इतनी ताकत है कि वह उस औरत को उठाकर बिस्तर पर लिटा सके? ... या आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उसे बिस्तर तक ले जाऊं? डॉक्टर हैरान रह गया जब जियाओबेई ने कोई हरकत नहीं की और चिंतित भाव से उसे घूरता रहा। गंभीर मामलों में वह मरीज को बिस्तर तक ले जाने में मदद करता, लेकिन यह मामला दूसरों से अलग था। वो औरत तो जवान औरत लगती है, अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है। ऊपर से वो एक रईस है। भला उसके जैसा आम आदमी उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर कैसे लिटा सकता है? ये बेहद अनुचित है। अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो उसे कड़ी सजा भी मिल सकती है। यहाँ तक कि घर के पुरुष नौकरों को भी उसकी जैसी अविवाहित कुलीन महिला को गोद में उठाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ महिला नौकर ही उसे बिस्तर पर लिटाने में मदद कर सकती हैं। तो फिर क्या करें? मैं दूसरे नौकरों को मदद के लिए नहीं बुला सकती, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो उसकी मालकिन और मुझे दोनों को कड़ी सजा मिलेगी। जियाओबेई ने आंसू भरी आंखों से चिकित्सक की ओर देखा। चिकित्सक ने हताश होकर एक गहरी सांस ली और जब वह युवा नौकरानी पर अपना गुस्सा निकालने ही वाला था, तभी उसने पीछे से एक गहरी ठंडी आवाज सुनी। टलना। चिकित्सक और जियाओबेई दोनों ही उस समय अचंभित रह गए जब उन्होंने उस आदमी की भावशून्य और ठंडी आवाज सुनी, जो पूरे समय कोने में खड़ा था, मानो वह उस कमरे में मौजूद ही न हो। कमरे में उनकी उपस्थिति लगभग शून्य थी, यहाँ तक कि वे ये भी भूल गए कि वह अभी भी वहां खड़े हैं। तुम अपनी औरत को बिस्तर तक ले जाओगे? जियाओबेई एक साथ हैरान और घबराई हुई थी। वह अपनी औरत को किसी अजनबी के हाथों छूने कैसे दे सकती है? न केवल वह एक पुरुष है, बल्कि वह ये भी नहीं जानती कि वह किस परिवार से है। क्या उसे अपनी पत्नी को बिस्तर तक ले जाने देना ठीक होगा? क्या ये बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी यदि किसी को पता चले कि चिकित्सक के अलावा कोई और भी कमरे में मौजूद था, वह भी देर रात को जब घर में सभी लोग सो रहे थे? इतना ही नहीं, वह अपनी पत्नी को उठाकर बिस्तर तक ले गया, जो अन्य लोगों के कानों को अनुचित लग सकता है। जब वह अपने अंतर्मन से बहस कर रही थी तो उस आदमी ने उसकी हरी झंडी का इंतजार नहीं किया और लंबे कदमों से यांग निंग की ओर चल पड़ा। जियाओबेई सदमे में आ गई, क्योंकि इससे पहले कि वह इस स्थिति के बारे में कुछ सोच पाती, वह आदमी नीचे बैठ गया और यांग निंग को राजकुमारी की तरह अपनी बाहों में उठा लिया। अंडस्को। उस आदमी ने अपनी गोद में लिए हुए लड़की के गोरे रंग को देखा और अपने होंठ भींचकर उसे इस बीमार अवस्था में अर्ध बेहोश देखा। हालांकि उसने कपड़े पहने हुए थे, फिर भी वह कपड़ों की कई परतों के नीचे छिपे उसके जलते हुए शरीर को महसूस कर सकता था। उसने थकावट भरी आह भरी और उसे बिस्तर पर लिटाने की तैयारी करने लगा ताकि चिकित्सक उसका इलाज कर सके। ये देखकर कि कैसे उस आदमी ने यांग निंग को तेजी से उठाया, जियाओबेई को आखिरकार होश आया और उसने जल्दी से बिस्तर पर अपनी महिला के लिए कंबल और तकिया व्यवस्थित किया। तुम उसे यहाँ लिटा सकते हो। सावधानी से, धीरे से, उसने जोर दिया और अपने हाव भाव से उसे अपनी औरत के साथ सावधान रहने का इशारा किया। जियाओबेई को निर्देश देते देख उस आदमी ने उपहास किया और अप्रत्याशित कोमलता से यांग निंग को बिस्तर पर लिटा दिया। पल भर के लिए तो वह भी अपनी हरकतों से हैरान रह गया जब उसने यांग निंग को बिस्तर पर लिटा दिया। उसने इस औरत के साथ कब से नरमी से पेश आना शुरू कर दिया, खासकर इस औरत के साथ। क्या इसलिए कि वह बीमार है? उसने सोचा, क्योंकि वह किसी भी तरह से उसके जैसी षड्यंत्रकारी महिला से संपर्क नहीं रखना चाहेगा। खैर, इसमें कोई शक नहीं, वह उसकी तरह बेशर्म नहीं है। वह अपनी आंखों के सामने किसी बीमार को ऐसे मरने नहीं देगा। वह उसके जैसा नहीं है। अध्याय 7। यह एक दुष्स्वप्न है। यांग निंग को बिस्तर पर लिटाने के बाद वह आदमी तुरंत नहीं उठा, क्योंकि उसका पेंडेंट यांग निंग की नाइट ड्रेस के बटन में फंस गया था। वह पेंडेंट खींचने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि उसका पीला चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी थकी हुई सांसें और लगभग न सुनाई देने वाली बड़बड़ाहट देखकर उसके होंठ फड़क उठे। वह क्या कह रही है? उसके माथे पर एक तनाव उभर आया जब उसने सुनने की कोशिश की कि वह क्या कहना चाह रही है। ये सच नहीं है। मैं सो रहा हूँ। नहीं, प्लीज मुझे बचा लो। मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। पापा, मैं घर जाना चाहती हूँ। फोंग ली आधी बेहोशी की हालत में चिल्लाए। वह किसी और के रूप में नहीं मरना चाहती, वह भी किसी उपन्यास की खलनायिका के रूप में। उसके परिवार का क्या उन्हें पता भी है कि वो यहाँ है? क्या वो अपनी दुनिया में जिंदा भी है या नहीं? ... या वह अपनी दुनिया से गायब हो जाएगी, जैसे उसका कभी अस्तित्व ही नहीं था? या इस अजीब सपने से जागने के बाद क्या सब कुछ सामान्य हो जाएगा? क्या होगा अगर यह सब उसके लिए एक बुरा सपना बनकर रह जाए? अंडस्को। जब उसने उसे बचाने की गुहार लगाते सुना तो उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। उसे बचाओ, लेकिन किससे? क्या वह भगवान यांग लुयांग की लाडली और सबसे लाडली बड़ी बेटी नहीं है? वह ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे उसकी जान को खतरा हो? उसकी जान को किससे खतरा है?
उस आदमी को अपनी महिला के करीब आते देख शियाओवेई ने अपने होठों को थोड़ा सा भींच लिया और उसे उसका लॉकेट खोलने में मदद करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह आदमी उसकी महिला के पास अधिक समय तक रहे। यदि कोई उन्हें इस आपत्तिजनक स्थिति में देख लेगा तो वह निश्चित रूप से स्थिति को गलत समझ लेगा और कुछ ही समय में शहर में अफवाहें फैल जाएंगी। ऐसे क्षणों में वह इस मामले में उस चिकित्सक पर भी भरोसा नहीं कर सकती जो उसकी स्त्री और पुरुष को ऐसे घूर रहा है जैसे बाजार में किसी लोक नाटक को देख रहा हो। लो, हो गया। जियाओवेई ने यान निंग की ड्रेस के बटन से उस आदमी का पेंडेंट खोलने में मदद करने के बाद राहत की सांस ली। अंडरस्को, यहाँ तक कि जब जियाओवेई ने उसे अपना पेंडेंट निकालने में मदद की तब भी वह व्यक्ति यान निंग के उन शब्दों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका जो उसने पहले सुने थे। वह उसकी उदास हालत को घूरता रहा और अपनी मुट्ठियां भींचकर उसके शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करता रहा। मंत्री यान लुयांग की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते वह धन और शक्ति की हकदार है, जिससे गांव के कई लोग ईर्ष्या करते हैं। आखिर वह इतनी दयनीय स्थिति में क्यों है, फिर भी कोई शाही डॉक्टर को नहीं बुलाता और नौकरानी को मदद मांगने के लिए स्थानीय चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। उसके बारे में जो अफवाहें उसने सुनी थी और उसकी वर्तमान स्थिति में जो बातें थी वे आपस में मेल क्यों नहीं खाती। उफ, जबकि वह आदमी यान निंग के पीले रंग को घूर रहा था ये समझने के लिए कि वह इतनी उदास स्थिति में कैसे आ गई, उसने उसे दर्द और बेचैनी से कराहते हुए देखा। क्या देख रहे हो? क्या सारी रात मेरा चेहरा घूरते रहोगे? जो करने आए हो वो करो। वह कोने में खड़े चिकित्सक की ओर मुड़ा जो अपने सामने हो रही चीजों को ऐसे देख रहा था मानो वह एक दर्शक बनकर नाटक देखने आया हो, और उसे अपना काम करने का आदेश दिया। हाँ। चिकित्सक जल्दी से आगे बढ़ा और यान निंग के बिस्तर के बगल में खड़ा हो गया और अपने कंधे पर लटके बैग से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और सीधे यान निंग के मुंह में डाल दी। यद्यपि इन दवाओं का काढ़ा बनाना बेहतर होता, लेकिन चूंकि यान निंग की हालत गंभीर थी और उसे बहुत तेज बुखार और सिरदर्द था, इसलिए उन्होंने उसे कुछ कच्ची जड़ी बूटियां देने का फैसला किया जो फिलहाल उसके दर्द और बेचैनी को शांत करने में मदद करेंगी। जब वह थोड़ा ठीक हो जाएगी तो वह उसके लिए दवा बनाकर और उसके शरीर को शुद्ध करने तथा उसके शरीर में ऊर्जा प्रवाह को सुचारू करने के लिए एक्यूपंक्चर के कुछ सत्र देकर उसका उपचार जारी रख सकता है। जब चिकित्सक यान निंग का इलाज कर रहे थे तो शियाओवेई और वह व्यक्ति किनारे पर खड़े थे, क्योंकि उस समय वे कुछ नहीं कर सकते थे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो मैं उस वैद्य को अपने साथ चलने के लिए मना नहीं पाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मामूली सेवक के लिए जो किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। जियाओवेई ने उस आदमी को प्रणाम किया और सच्चे मन से उसका धन्यवाद किया। वह नहीं जानती कि वह कौन है और किस परिवार से है, लेकिन उसके अच्छे कपड़े और नियंत्रित शारीरिक मुद्रा को देखकर वह निश्चित हो जाती है कि वह एक कुलीन व्यक्ति है जो एक अमीर कुलीन परिवार से है। वह आदमी पहले तो चुप रहा, लेकिन जब उसने शियाओवेई को सीधा और अकड़कर खड़ा देखा तो उसने आह भरी और हाथ हिलाकर उसे आराम से खड़ा होने दिया। मेरी परवाह मत करो, मेरा तुम्हारी औरत की मदद करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस वहां से गुजर रहा था और तुम्हें ऐसे रोते हुए सुना जैसे कोई मर गया हो। मैंने तुम्हारे कानों को शांति देने में तुम्हारी मदद की। उसने उदासीनता से कहा। यह सच था कि उसने उसे जोर जोर से रोने से रोकने में मदद की थी, क्योंकि उसके लिए ये उन उदास रातों में से एक थी जब वो किसी को रोते हुए नहीं सुनना चाहता था, कम से कम अपने सामने तो नहीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे उसका मजाक उड़ा रहे हों कि वो अपने नुकसान का गम मनाने के लिए दिल खोलकर रो नहीं पा रहा था। जियाओवेई ने देखा कि उस आदमी के चेहरे पर उदासी छा रही है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। वर्षों से एक कुलीन परिवार की सेवा करते हुए उसे अपनी सीमाओं का एहसास है। बिना पूछे एक शब्द भी मत बोलो। लेकिन जिस तरह इस आदमी ने उसकी जैसी तुच्छ दासी की मदद की, उसे देखकर नहीं लगता कि वह कोई क्रूर रईस है। कम से कम ऐसे लोग तो हैं जो समाज में अपने ओहदे और रुतबे के आधार पर दूसरों की मदद नहीं करते, बिल्कुल उस औरत की तरह। जल्द ही जियाओवेई ने भी अपनी महिला के इलाज में चिकित्सक की मदद करना शुरू कर दिया और जब कक्ष का प्रवेश द्वार खुला तो उसने अपने बैग से उसकी जरूरत की चीजें उसे दे दी। यान निंग, इस कक्ष में अजनबी पुरुषों को लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अध्याय 8, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। यान निंग, इस कमरे में अजनबी लोगों को लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियाओवेई, जो अपनी महिला के लिए दवा तैयार करने में चिकित्सक की मदद कर रही थी, उस समय चौंक गई जब कक्ष का दरवाजा जोर से खोला गया और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यान निंग के पिता थे। मेरे प्रभु! जियाओवेई तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ी और उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश की। मेरे प्रभु, वे अजनबी नहीं हैं, वे मेरी महिला का इलाज करने आए हैं। उसका इलाज करो। इतनी बड़ी बात क्या है कि तुमने रात में उसके कमरे में बिना किसी को पता चले आदमियों को बुलाया? वह आदमी बेचारी जवान नौकरानी पर गुर्राया जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और डर से कांप रही थी। मेरी पत्नी पिछले 2 दिनों से तेज बुखार से तप रही थी और बहुत दर्द में थी, इसलिए मुझे डॉक्टर को बुलाने जाना पड़ा। कृपया इस बेचारी नौकरानी पर कुछ दया करें। वह रो रोकर दया की भीख मांगने लगी। चूंकि स्वामी उसकी दासी के कक्ष में नहीं आते, इसलिए उसे इस बात से राहत मिली और उसने सोचा कि अगर चिकित्सक रात में गुप्त रूप से यान निंग का इलाज करे तो ठीक रहेगा, क्योंकि दिन में यह संभव नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ दासी उसकी हर गतिविधि पर सतर्क नजर रखती है। हालांकि उसे इसके बारे में कैसे पता चला? ... कुतिया, प्रभु के सामने मुंह चलाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तू अपनी जीभ तुरंत कटवाना चाहती है? प्रभु के पीछे खड़ी वरिष्ठ दासी आगे आए और उसने युवा दासी को धमकाया। उसने उस ढीठ नौकरानी से कहा था कि वह कोई लापरवाही न करे और अपनी जगह पर रहे। फिर भी उसने अपनी सीमा से बाहर निकलकर हिम्मत की और डॉक्टर को बुला लिया। जियाओवेई ने अपने कांपते होठों को दबाया और महसूस किया कि यह किसी और का नहीं बल्कि वरिष्ठ नौकरानी का काम था, जिसने कुछ समय पहले उसे अपनी महिला पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डालने के लिए कहा था। उसने अपनी करतूतों की भनक न सिर्फ मालकिन को बल्कि भगवान को भी दी।
इसलिए जो लोग इस कमरे की तरफ कभी नजर भी नहीं डालते थे, वे अब यहाँ खड़े होकर उस पर ऐसी बात का इल्जाम लगा रहे हैं जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हे प्रभु, कृपया मेरी गुस्ताखी के लिए मुझे क्षमा करें। हालांकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने वरिष्ठ दासी को उसकी महिला की बिगड़ती सेहत के बारे में बताया और उसके इलाज के लिए एक चिकित्सक को बुलाने का अनुरोध किया। उसने न केवल मेरे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, बल्कि मुझे ये भी आदेश दिया कि मैं अपनी महिला को कल भोज में शामिल करूं। जब वह अपनी आंखें ही नहीं खोल रही है तो वह भोज में कैसे शामिल हो सकती है? मेरी महिला भावी युवराज हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम मुहिम को कैसे जवाब दे पाएंगे? इसलिए मैंने वरिष्ठ महिला के आदेश के विरुद्ध जाने का साहस किया और अपनी महिला का इलाज करने के लिए चिकित्सक को बुलाया। जियाओवेई ने दांत पीसते हुए प्रभु को सच्चाई बता दी। उसने जानबूझकर उसे यांग निंग की खास हैसियत याद दिलाने के लिए राजकुमारी का कार्ड इस्तेमाल किया। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसे शाही परिवार के प्रति जवाबदेह होना पड़ता। चूंकि वरिष्ठ सेविका और मालकिन ने उसे स्वामी के सामने कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए उसे आशा की एक किरण दिखाई दी कि कम से कम वह अपनी बेटी की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को नजरअंदाज नहीं करेंगे और केवल उपचार प्राप्त करने के लिए अपनी महिला को दंडित नहीं करेंगे। एक मामूली नौकरानी की हिम्मत कैसे हुई घर के मालिक के सामने बोलने की? क्या तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें अपने मालिकों के सामने बेशर्मी से बात करना सिखाया है? बड़ी नौकरानी उस पर चिल्लाई और उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। हे प्रभु, कृपया मुझे इस ढीठ नौकरानी को सबक सिखाने की अनुमति दें। इसकी वजह से ही अजनबी लोग न केवल घर में बल्कि युवती के कमरे में भी घुस आए। अगर इस घटना की अफवाह पूरे गांव में फैल गई तो क्या होगा? इस ढीठ नौकरानी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वरिष्ठ नौकरानी यांग लुयांग की ओर मुड़ी, जो चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके उदास भाव इस पूरी स्थिति के प्रति उसकी बेचैनी को साफ दर्शा रहे थे। चुप रहो, लगता है मुझे तुम्हें उसके सामने मुंह बंद रखने का सबक सिखाना पड़ेगा। यांग लुयांग ने वरिष्ठ नौकरानी पर गरजा, जो उसके कानों के पास जोर से चिल्ला रही थी। वह इस स्थिति की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहा था, फिर भी यह बदतमीज नौकरानी उसके कानों के पास चिल्लाती रही। माफ कर दो मेरे मालिक। उन्हें इस तरह गुस्सा होते देख वरिष्ठ नौकरानी भी घुटनों के बल गिर पड़ी। घुटनों के बल बैठते हुए उसने जियाओवेई को घूरा और मुंह से कहा, इसके बाद तुम मर जाओगे। जियाओवेई ने जोर से सांस ली, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मालिक की तरफ देख सकूं। मालिक ने वरिष्ठ नौकरानी को डांटा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि मालिक उसकी मालकिन के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया देगा। मेरे प्रभु, कृपया क्रोधित न हो। अगर आप क्रोधित होंगे तो इससे आपके स्वास्थ्य को ही नुकसान होगा। घर की मालकिन और यांग लुयांग की दूसरी पत्नी चांगा, जो उनके पीछे चुपचाप खड़ी थी, आखिरकार बोली, क्या आपको यांग निंग की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता था? आपने पहले शाही चिकित्सक को उसका इलाज करने के लिए क्यों नहीं बुलाया? वह यांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी और भावी युवराज है। उसका इलाज एक स्थानीय चिकित्सक कैसे कर सकता है जो आम लोगों का इलाज करता है? यांग लुयांग ने उसकी ओर मुड़ते हुए ठंडे स्वर में पूछा। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसकी हालत इतनी गंभीर है। मुझे लगा कि कल के भोज में न आने का ये कोई बहाना है। तुम्हें तो पता ही है कि यह लड़की कभी कभी कितनी जिद्दी हो जाती है। उसने अपनी साफ सुथरी आंखों से उसे देखते हुए मीठी आवाज में कहा। लेकिन ये लड़की कह रही है कि आपकी नौकरानी को उसकी हालत के बारे में पता था। इसका क्या आपकी नौकरानी ने अपनी मर्जी से काम लिया और स्थिति की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया? यांग लुयांग ने जमीन पर घुटनों के बल बैठी वरिष्ठ नौकरानी को घूरते हुए फिर पूछा। उसने मुझे बताया, हालांकि मुझे कुछ नहीं लगा। आजकल मौसम इतना गर्म है कि लोगों का बीमार पड़ना और बुखार आना आम बात है। किसी मामूली सी बात के लिए किसी शाही डॉक्टर को बुलाना बहुत बड़ी मुसीबत होती। उसने घबराई हुई मुस्कान के साथ बहाना बनाया। अगर मुझे पता होता कि उसकी हालत इतनी खराब है तो मैं तुरंत शाही दरबार से डॉक्टर को बुला लेता। वह मेरी बेटी भी है, मैं उसकी चिंता कैसे न करूं? क्या तुम मुझ पर उसकी देखभाल न करने का आरोप सिर्फ इसलिए लगा रही हो क्योंकि मैंने उसे जन्म नहीं दिया? तुम मुझसे ऐसी बात पर सवाल कैसे कर सकती हो? उसकी आवाज भर्रा गई। उसने अपना मुंह ढक लिया और प्रभु के सामने अपने बनावटी चमकते आंसू दिखाए। अब रोना बंद करो। मुझे पता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, ये यांग निंग की ही गलती रही होगी। वह अपनी परेशानी किसी से नहीं कहती और सबके सामने खुद को बुरा दिखाती है। वह बिल्कुल अपनी माँ की तरह बीमार और कमजोर है। यांग लुयांग ने झुंझलाहट में कहा। हालांकि वह यांग निंग को उसकी माँ की तरह बेकार होने के कारण पसंद नहीं करता, फिर भी वह उसे व्यर्थ नहीं मरने दे सकता। वह जल्द ही युवराज से शादी करने वाली है। उसे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना होगा ताकि वह उसके बेटे को जन्म दे सके और युवराज का अनुग्रह प्राप्त कर सके, जो भविष्य में सम्राट बनेगा। जब उसकी अभी तक क्राउन प्रिंस से शादी नहीं हुई है तो वह उसे बीमार और अस्वस्थ कैसे रहने दे सकता है? इससे तो उसके भविष्य की सारी योजनाएं ही चौपट हो जाएंगी। अध्याय 9 युवराज। यांग लुयांग ने गहरी सांस ली और चिकित्सक की ओर मुड़ा, जो जियाओवेई और वरिष्ठ सेविका के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। आप उसे तेज दवा दीजिए और कल सुबह तक जगा दीजिए। उसे कल एक जरूरी भोज में शामिल होना है। कल सुबह तक उसे जगा देना। महाराज, मेरी गुस्ताखी के लिए मुझे माफ करें। हालांकि उनकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर है। उन्हें जल्दी ठीक होने के लिए आराम की जरूरत है और उसके बाद ही वे कहीं जा पाएंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे कल के भोज में शामिल नहीं हो पाएंगी। क्या मैंने आपकी राय पूछी थी? मैंने कहा था, जो भी कर सको करो और उसे कल सुबह तक जगा दो। वह जगाएगी और उसे कल भोज में शामिल होना ही होगा। यह कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आदेश है, उसने ठंडे स्वर में कहा, जिससे चिकित्सक डर के मारे कांप उठा। वह उसे सिर्फ एक रात में कैसे ठीक कर सकता है? नहीं, उसके पास अब पूरी रात भी नहीं है, बस कुछ घंटे हैं उसे इस नींद भरी बीमार अवस्था से जगाने के लिए। प्रभु, कृपया मेरी महिला पर कुछ दया करें। वह बहुत बीमार है। कुछ समय पहले वह दर्द से बुरी तरह रो रही थी। कृपया उसके साथ ऐसा न करें।
जियाओवेई ने अपना सिर जमीन पर रख दिया और प्रभु से विनती की कि वह उसकी महिला के लिए चीजें कठिन न बनाए। वह इस हालत में भोज में कैसे शामिल हो सकती है जबकि वह जमीन पर खड़ी भी नहीं हो सकती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बेशर्मी के लिए बख्श दी गई हो कि तुमने अनजान मर्दों को घर में बिना किसी की जानकारी के घुसने दिया? मैं कल भोज के बाद तुमसे और तुम्हारी मालकिन से निपट लूंगा। तब तक सुनिश्चित करो कि वह कल सुबह तक उठकर भोज में शामिल हो जाए, किसी भी कीमत पर, उसने घोषणा की, जिससे युवती घबराहट से कांप उठी। ... हे प्रभु, मेरी पत्नी ने कुछ नहीं किया। आप मुझे सजा दे सकते हैं लेकिन मेरी पत्नी निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है, हे प्रभु। जियाओवेई ने उनके सामने हथेलियां रगड़ी और विनती की कि उसकी पत्नी को कोई नुकसान न पहुंचाएं। यांग निंग बीमार है और उसने बस अपनी बीमारी का इलाज करवाया है। वह उसे उस चीज के लिए कैसे जिम्मेदार ठहरा सकता है जो उसने की ही नहीं? यांग लुयांग ने यांग निंग के पक्ष में बोलने के लिए जियाओवेई का उपहास किया। उसे जरूर पता है कि बेकार लोगों को अपने साथ कैसे रखना है, इसलिए मैं उसे कभी पसंद नहीं करता था। वह हमेशा कमजोर और बीमार रहती है। जब वह अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख सकती तो वह घराने का नाम कैसे ले सकती है? जाओ और अपनी मालकिन की सेवा करो। सुबह भोज के लिए उसे अच्छे से सजाओ, उसे वो फीके और सादे कपड़े मत पहनने दो। वो राजकुमारी बनने वाली है, उसे कल सभी औरतों में सबसे अच्छी दिखना है, उसने कहा और जियाओवेई को हाथ हिलाकर जमीन पर घुटने टेकना बंद करने और जाने के लिए कहा। इस लड़की को अभी सजा देना बेकार है, उसकी प्राथमिकता कल का जश्न का भोज है। ये पहली बार था जब यांग निंग क्राउन प्रिंस की मंगेतर के रूप में किसी भोज में शामिल हुई थी। इतना ही नहीं, कल वह दिन भी होगा जब क्राउन प्रिंस और यांग निंग पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। बेशक उसे सभी के बीच सबसे अच्छा दिखना होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्को जमीन पर घुटने टेके जियाओवेई को हटाने के बाद यांग लुयांग चांदाह के साथ कक्ष से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसने एक धीमी और भावहीन आवाज सुनी जो लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। हालांकि चून की कमरा बहुत ही भयानक रूप से शांत था, इसलिए गहरी आवाज उसके कदमों को रोकने के लिए पर्याप्त थी। एक आदमी की ऐसी बेबाक बातें सुनकर उसका जबड़ा एक पल के लिए कस गया। भला कौन इतना दुस्साहस कर सकता है कि उससे इतने बेरुखे और बेपरवाह अंदाज में बात करे? वह राज दरबार में वित्त विभाग का प्रधानमंत्री है और शीघ्र ही राज परिवार का सदस्य बनने वाला है। फिर कौन नीच मनुष्य उससे अनौपचारिक रूप से बात करने का साहस करेगा? उसके माथे पर गहरी शिकन उभर आए और उसकी नजर जमीन पर पड़े वैद्य पर पड़ी। उसके अलावा और कौन उसकी बात को चुनौती दे सकता था? आखिरकार वह कमरे में एकमात्र अजनबी है। मैं नहीं था महाराज, मैं नहीं था। चिकित्सक ने उसे अपनी स्थिति समझाते हुए घबराहट से आंखें चौड़ी कर लीं। वह नहीं चाहता था कि उसकी गर्दन उस अपराध के लिए काटी जाए जिसकी उसने कोशिश भी नहीं की। यदि आप नहीं, तो कमरे में मेरे खिलाफ खड़ा होने के लिए और कौन है? यांग लुयांग ने उस साधारण चिकित्सक को घूरा और गुस्से में फर्श पर अपने पैर पटकने लगा। अगर वह अपनी बेटी का इलाज करने के लिए वहां न होता तो वह उसे तुरंत सजा दे देता। हालांकि उसे इस समय यांग निंग को इस नींद से जगाने के लिए उसकी जरूरत थी, वरना वह कल भोज में कैसे शामिल होगी? यह मैं था। जैसे ही चिकित्सक अपने साथ हुए अन्याय के लिए रोने वाला था, एक आदमी कमरे के एक कोने से बाहर आया जहां वह बड़े स्तंभ के पीछे खड़ा था। यांग लुयांग के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई जब उसने देखा कि कक्ष में चिकित्सक के अलावा एक और आदमी मौजूद है। ये घमंडी नीच नौकरानी। उसकी नजर जियाओवेई पर पड़ी जो पहले से ही जमीन पर कांप रही थी। तुम कौन होते हो जो रात में मेरी बेटी के कमरे में खड़े हो? किस परिवार से हो? यांग लुयांग की बात रुक गई और वह उस आदमी के सुंदर चेहरे को घूरने लगा। उस आदमी ने शाही नीले रंग का एक साधारण सा लबादा पहना हुआ था, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी पोशाक आम लोगों के लिए सामान्य नहीं लगती। इतना ही नहीं, उसका अलौकिक चेहरा उसे उलझन में डाल रहा था। क्या उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं? क्या वह चीजों को गलत देख रहा है? वह सोच रहा था, उसका चेहरा युवराज से इतना मिलता जुलता क्यों है? हालांकि क्राउन प्रिंस रात में अपनी बेटी के कक्ष में क्यों होंगे? अंडरस्को जमीन पर घुटनों के बल बैठी जियाओवेई ने अपने निचले होठों को तब तक जोर से काटा जब तक उनमें से खून नहीं निकलने लगा और उसे अपनी नंगी आंखों के सामने अपनी कयामत का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। आखिर इस आदमी ने बाहर आकर उसकी मुश्किलें और क्यों बढ़ा दी? इसके बाद प्रभु उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह उसे कभी माफ नहीं करेंगे कि उसने रात में जब सब सो रहे थे एक अजनबी को अपनी पत्नी के कमरे में आने दिया। वह डॉक्टर तो फिर भी माफ करने लायक था, लेकिन वह आदमी न तो डॉक्टर था और न ही उसे उसकी पहचान का पता था। इससे उसके और यांग निंग के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये बेहद अनुचित है और उसकी तरफ से सबसे बड़ी गलती है। हालांकि उस समय वह भी खोई हुई थी और उसे कुछ भी अच्छा नहीं सूझ रहा था। वह उसे घर में आने से कैसे मना कर सकती थी जबकि उसी की वजह से वह चिकित्सक उसके साथ आया था? क्या यह उसकी तरफ से असभ्यता और स्वार्थ नहीं होगा? जियाओवेई को जहां भावनाओं और गुस्से की सुनामी का अंदेशा था, वहीं यांग लुयांग ने उस अजनबी पर चिल्लाया नहीं जैसा कि उसने सोचा था, बल्कि वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया जिससे शोर मचने के डर से एक पल के लिए सभी की सांसें रुक गईं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वही इंसान हो। यांग लुयांग अवाक रह गया और उसने आंखें मूंद कर उस आदमी का चेहरा साफ देखा। क्या वो उसे अपने जैसा कोई समझ रहा है? वो इंसान यहाँ कैसे हो सकता है? उसके सामने साधारण कपड़ों में खड़ा आदमी क्राउन प्रिंस जैसा दिख रहा था। क्राउन प्रिंस को देखे हुए उसे 3 साल से ज्यादा हो गए थे, क्योंकि उसे दक्षिणी सीमा पर विद्रोह को नियंत्रित करने और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए भेजा गया था। उसने सुना था कि क्राउन प्रिंस कल होने वाले भोज में शामिल होने के लिए वापस आ गए हैं। हालांकि उनके लौटने के बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा है। कल आयोजित होने वाला उत्सव भोज न केवल उनके 25वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए है, बल्कि देश की दक्षिणी सीमा पर शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजधानी में उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए भी है।
खैर, अगर वो राजधानी में वापस भी आ गया है तो वो आदमी अपने घर पर क्यों होगा, वो भी रात में? उसके यहाँ होने का कोई कारण नहीं है। वह ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी आंखें उसके साथ मजाक कर रही हैं या नहीं। उसके बगल में खड़ा चांदा उस आदमी के रुके व्यवहार के बावजूद उसे चुप देखने के लिए बेचैन हो रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम भगवान के सामने घुटनों के बल क्यों नहीं बैठ रहे? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से इतनी नफरत है? क्या तुम मरना चाहते हो? उसने उस आदमी को धमकाया जो यांग लुओयांग के सामने डर या पछतावे का कोई भाव नहीं दिखा रहा था। अब तक की अपनी पूरी जिंदगी में उसने एक बार भी किसी आदमी को अपने पति से बात करते नहीं देखा था। उनका पराक्रम और करिश्मा किसी को भी उनके सामने शांत कर देने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि वे सिर्फ शाही दरबार के मंत्री ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली और शाही समर्थन वाले व्यक्ति थे। ये रहस्यमय आदमी कौन है जो उसके पति के सामने आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा है और अपनी आंखें नीचे नहीं झुका रहा है? वह आदमी जो वहां खड़ा था आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने क्षण भर के लिए चांदा की ओर देखा और उसे पागलों की तरह उस पर चिल्लाते देखकर मुस्कुराया। हालांकि उससे कुछ भी कहने के बजाय वह आदमी लापरवाही से अपनी छाती के सामने अपनी बाहें पार करके आलस से वहीं खड़ा रहा। वह यांग लुओयांग की ओर मुड़ा जो स्थिर और असमंजस में खड़ा था। ये दिलचस्प है। मंत्री यांग, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने इतना झुकूं? इस देश का युवराज हो सब लोग। अध्याय 10 भावी युवराज राजकुमारी। उस आदमी के ऐसा कहते ही कमरे में एक भयावह सन्नाटा छा गया। न सिर्फ जमीन पर घुटनों के बल बैठी नौकरानियां और वैद्य बल्कि चांदा का चेहरा भी पल भर में पीला पड़ गया। क्राउन प्रिंस, वह सदमे और डर से बुदबुदाए। ये कैसी अजीब स्थिति है? क्या उसने अभी अभी क्राउन प्रिंस से पूछा कि क्या वह मरना चाहता है? महाराज, आपको पहले न पहचान पाने के लिए मुझे क्षमा करें। लॉर्ड यांग लुओयांग ने उनके दिव्य रूप को निहारने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत उनके सामने झुक गए। उसके बर्फीले ठंडे शब्द सुनकर उसका शक पल भर में हवा में उड़ गया। इतने शब्द कहने के बाद भी वह उसकी पहचान पर शक कैसे कर सकता है? लेकिन वह रात में अपनी बेटी के कमरे में युवराज को देखने की उम्मीद कैसे कर सकता था? दोनों परिवारों के बीच सगाई की घोषणा के बाद से यांग निंग और युवराज ने अभी तक एक दूसरे को आधिकारिक तौर पर नहीं देखा है। वह रात में अपने घर आकर अपनी बेटी के कमरे में कैसे जा सकता है? कौन अपने स्वस्थ दिमाग से ऐसी अप्रत्याशित बात की कल्पना कर सकता है? फिर वह अपनी मूर्ख पत्नी की ओर मुड़ा जो बेहोश होने की कगार पर थी और उस पर चिल्लाया, तुम मूर्ख औरत हो। युवराज के सामने अपनी आवाज उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ... क्या तुम मरना चाहती हो? उसने सबके सामने उस पर चिल्लाया, जिससे चांदा का चेहरा शर्मिंदगी और अपमान से लाल हो गया। जिस दिन से वह उसकी पत्नी बनकर इस घर में आई है उसने उस पर एक बार भी चिल्लाया नहीं। सबके सामने इस तरह डांट खाना न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि शर्मनाक भी है, वो भी यांग निंग की तुच्छ नौकरानी के सामने। लेकिन युवराज के सामने वह क्या कहती? अपमान का घूंट पीकर वह शर्म से सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। महाराज, कृपया मेरी पत्नी को उसकी अशिष्टता के लिए क्षमा करें। उसे कुछ भी बेहतर नहीं पता। अगर आप चाहें तो मैं उसे आपके प्रति अशिष्टता के लिए दंडित कर सकता हूँ। क्राउन प्रिंस झेंग लियांग के सामने यांग लुओयांग की ठंडी और ऊंची आवाज अचानक नम्र और विनम्र आवाज में बदल गई। इसकी कोई जरूरत नहीं है, झेंग लियांग ने उदासीनता से उत्तर दिया। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद महाराज, मैं कभी नहीं। यांग लुओयांग ने राहत की सांस ली और ये देखकर निश्चिंत हो गई कि झेंगे ने चांदा को उसकी अशिष्टता के लिए माफ कर दिया है। सही कहा, वह तो उसकी सास बनने वाली है, उसे एक छोटी सी गलती की सजा देने की बात वह कैसे सोच सकता है? और चांदा को कैसे पता चलेगा कि वह युवराज है, जबकि उसने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। एक पल के लिए तो वह उसे पहचान भी नहीं पाया। मंत्री यांग, मैं आपकी पत्नी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कौन? यांग लुओयांग ने चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान बनाए रखते हुए पूछा। हालांकि जिस तरह से वह उससे बात कर रहा था उसे देखकर उसकी हथेलियां कसी हुई मुट्ठी में बंध गईं। वह उससे उम्र में बड़ा है और उसका बड़ा, फिर भी वह उससे अनौपचारिक बातें क्यों करता रहता है? क्या उसे कम से कम उसका आदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जल्द ही उसका ससुर बनने वाला है? आपकी बेटी, उसे कल के उत्सव भोज में आने की जरूरत नहीं है। अगर वह कल भोज में न भी आए तो भी सब ठीक रहेगा, उसने उदासीनता से कहा, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी बातें सुनकर बेचैन हो गए। क्या वह इसी वजह से यांग निंग के साथ अपनी सगाई रद्द कर रहा है? महाराज, यह संभव नहीं है। यांग निंग कल के उत्सव भोज में कैसे शामिल नहीं हो सकती? उसकी सगाई महाराज से हो चुकी है और भावी युवराज होने के नाते उसे कल भोज की मेजबानी करनी चाहिए और सभी मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। यांग लुओयांग ने उसे समझाया। यांग निंग कल के भोज में कैसे शामिल नहीं हो सकती? अगर वह कल के भोज में नहीं आई तो गांव में लोग युवराज से उसकी सगाई की अफवाहें उड़ाना शुरू कर देंगे। वे इस बारे में बात करेंगे कि कैसे वह अब शाही परिवार की पसंदीदा नहीं रही और कई लोग क्राउन प्रिंस को प्रभावित करने के लिए अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं ताकि वे उनसे यह अवसर छीन सकें। वह सम्राट के साथ अपने वैवाहिक रिश्ते को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डालना चाहता, अपनी बेटी की जान की कीमत पर भी नहीं। महाराज, ये व्यवस्था स्वयं महामहिम की है, हम उनके वचनों के विरुद्ध नहीं जा सकते। यांग लुओयांग ने उन्हें याद दिलाने के लिए कहा कि चूंकि महामहिम ने उन्हें वचन दे दिए हैं इसलिए वह इस विवाह को रद्द नहीं कर सकते। क्राउन प्रिंस भी अपनी बात से पलट नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने ये शब्द कहे ताकि उन्हें उनकी स्थिति याद रहे। झेंग लियांग आलस से खड़ा यांग लुओयांग की बातें सुन रहा था। उसने मंत्री यांग के कारनामों के बारे में सुना था और जानता था कि यह आदमी कुछ गलत करने की फिराक में है और शाही परिवार से फायदा उठाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी उसकी बेटी की सेहत की परवाह किए बिना उसे इस हद तक एक मामूली भोज में शामिल होने के लिए मजबूर करेगा। एक मामूली भोज में अपनी इज्जत बचाने के लिए यह आदमी किस हद तक गिर सकता है?
उनके लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने इस मामले को इतनी हल्के ढंग से लिया। क्या राजधानी में सब यही नहीं कह रहे थे कि मंत्री यांग अपनी सबसे बड़ी बेटी को अपनी आंखों का तारा समझते हैं? अपनी प्यारी बेटी, जो बीमार है और दर्द से कराह रही है, के प्रति वे इतने उदासीन क्यों हैं? जब से वो कमरे में आया है, उसने एक बार भी अपनी बेटी का हालचाल नहीं पूछा। क्या उसे उसकी जरा भी परवाह है? मंत्री यांग और उनकी बेटी के रिश्ते के बारे में जो बातें उन्होंने सुनी थी, क्या वे सब केवल अफवाहें थीं? मंत्री यांग, क्या आपने ये दावा नहीं किया था कि वह आपकी प्यारी बेटी है, जिसका विवाह आपने शाही परिवार को कर दिया है? मुझे आपकी नजर में उसके स्वास्थ्य के प्रति कोई चिंता क्यों नहीं दिख रही? जेंग लियांग ने पूछा, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग उसके शब्दों से अकड़ गए। जमीन पर घुटनों के बल बैठे लोग यांग लुयांग के हाव भाव देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। हालांकि बिना उसकी ओर देखे भी वे कमरे में ठंडक महसूस कर सकते थे। आपकी बेटी 2 दिनों से बीमार थी और उसकी हालत बहुत गंभीर थी। फिर भी किसी ने शाही चिकित्सक को नहीं बुलाया। अगर यह युवा नौकरानी न होती तो कौन जाने आज रात आपकी बेटी के साथ क्या होता। इतना सब होने के बाद भी आपको अपनी प्रतिष्ठा और कल के बोझ की ज्यादा चिंता है। उसने जियाओवेई की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। क्या भावी क्राउन प्रिंसेस के साथ घर पर ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? क्या आप ऐसा करके शाही परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं? जेंग लियांग की आवाज और भी ठंडी हो गई जब उसने मंत्री यांग को देखा, जो उसके सामने चुपचाप खड़ा था। चाहे वह इस लड़की को कितना भी नापसंद करे, वह शाही परिवार का हिस्सा बनकर रहेगी। ये सब जानते हुए भी उसके साथ ऐसा व्यवहार शाही परिवार का अपमान है। भले ही वह उसकी बेटी हो, लेकिन वह भविष्य में शाही परिवार का हिस्सा बनने वाली है। वह भावी युवराज के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है? वह उसे अपने सामने एक चटाई की तरह कैसे रहने दे सकता है? बिस्तर पर लेटी और इस तरह कराहती हुई, वह एक छोटी मछली की तरह लग रही है जो अपनी सांसें खोने के कगार पर है। वह बिना कुछ किए कैसे स्थिर खड़ा रह सकता है? जेंग लियांग के कठोर शब्द सुनकर यांग लुयांग ने अपनी नाक सिकोड़ ली और चांगा को घूरा, जो उसकी पीठ के पीछे छिपा था। काश इस औरत ने शाही चिकित्सक को बुला लिया होता तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। महाराज, मैं शाही परिवार को नीची नजर से देखने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? आप इस स्थिति को गलत समझ रहे हैं। ये हमारी तरफ से बस लापरवाही थी। मैं उन सभी नौकरों को जरूर सजा दूंगा जिन्होंने अपने मालिकों की सेवा में लापरवाही बरती। हालांकि यांग निंग के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार होना तो ठीक नहीं है। वह मेरी सबसे बड़ी बेटी है, मैं उसके साथ बुरा व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? महाराज, आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस मामले को अच्छी तरह से संभाल लूंगा और आपको इस बारे में चिंतित नहीं होने दूंगा। जेंग लियांग ने उसे अपना स्वर बदलते देख उपहास किया और कहा, तुम्हें इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। शाही परिवार भविष्य में ऐसी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेगा, उसने अधिकारपूर्वक कहा, जिससे सभी ने एकमत होकर उसकी बात का जवाब दिया। हाँ, मेरा सिर। जेंग लियांग सबके हाव भाव देख रहा था कि तभी उसे कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा कि यांग निंग अपनी नींद से जाग चुकी थी और अब दर्द और बेचैनी से फिर से कराह रही थी। लड़की के रोने की आवाज सुनकर उसका जबड़ा अकड़ गया और जमीन पर घुटनों के बल बैठे चिकित्सक की ओर मुड़ा। तुम जमीन पर घुटनों के बल क्यों बैठे हो? क्या तुम अपना काम नहीं करोगे? क्या तुम यहाँ सिर्फ इधर उधर देखने आए हो? क्या तुम्हें उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं? उसने उसे डांटा, जिससे चिकित्सक उछल पड़ा। हाँ, मैं इसे तुरंत करूंगा महाराज। चिकित्सक ने मंत्री यांग की ओर सावधानी से देखा, लेकिन तुरंत जेंग लियांग के आदेश का पालन करने के लिए उठ खड़ा हुआ और अपने बैग से दवा की एक और बोतल निकाली और यांग निंग को उसके सिरदर्द में मदद करने के लिए उसे पिलाया। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।